बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कौन सा चैप्टर करना है भाई? पार्ट सी करें या पार्ट डी करें, क्या दिल चाह रहा है? अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पार्ट सी आपको खुद बोला था कि असाइनमेंट आपने इसको गो थ्रू करना है, और पार्ट डी से हम शुरू करेंगे, विच इज लीडिंग एंड मैनेजिंग पीपल। ऑलराइट, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो हम शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ बिलाल आप जाग चुके हैं, नींद पूरी करके आए हैं, या नींद नहीं पूरी हो रही? नहीं, पूरी हो रही है। पूरी हो रही है, चलो अच्छी बात है। ओके बिलाल, आज थोड़ा वेटिंग कराया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हम शुरू करते हैं। राइट, अब ये जो सेक्शन डी हम शुरू करने लगे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पीपल, it's all about individuals, it's all about how they behave, it's all about how one should lead them, how one should manage them. देखो, जब हमने यकीनन मैंने इस बात का कई दफा जिक्र किया है कि हर इंसान के पास और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है जी। और वो रिसोर्सेज क्या हैं? नंबर 1 टाइम, नंबर 2 मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, एंड नंबर 3 एनर्जी। ऑलराइट, अब ये जो 3 रिसोर्सेज हैं, इसमें से खुसूसी तौर पे जो हमारा सेक्शन डी है, इट्स ऑल अबाउट मैन। क्यों? क्योंकि ये भी एक रिसोर्स है। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। क्या कहते हैं बिलाल? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स। एंड ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिसोर्स है। क्यों? देखो, टाइम भी हमने देखा कि जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने टाइम को बड़ा इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टाइम इज मैनेजेबल, एनर्जी इज मैनेजेबल, ठीक है। मटीरियल्स, मशीनरी एंड ये मनी, पैसा, ये सब मैनेजेबल है। मगर व्हाट अबाउट मैन? इज मैन मैनेजेबल? ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? मगर उससे पहले कि एक्सपर्ट्स कुछ कहें, मैं जानना चाहती हूँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिसोर्स। जब आपके जहन में या आपको ये बताया जा रहा है कि ह्यूमंस भी एक तरह का रिसोर्स है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके मुताबिक? ह्यूमन रिसोर्स से मतलब ये है कि लोग यूज करेंगे फैक्ट्रीज में, तो वर्कर्स होते हैं या इस तरीके के बिजनेस में जितने काम हो रहे होते हैं वो सारे तकरीबन लोग कर रहे होते हैं, मशीन्स कभी है नहीं इतनी, तो ह्यूमन रिसोर्सेज है। सही। तो इसमें मसला क्या है? व्हाई डिड आई से दैट मैन इज डिफिकल्ट टू मैनेज? इसलिए क्योंकि हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो इस वजह से हर कोई अपने फायदे के लिहाज से काम करता है, तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है। राइट, हर कोई अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। तो पॉइंट नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। और बस यही एक रीजन है या कोई और रीजन भी हो सकता है? यही एक नहीं, और भी होंगे। सोचो, गौर करो, इमेजिन करो कि तुम बॉस हो कहीं के और तुम्हारे अंडर एक टीम काम कर रही है, तो तुम्हारे लिए ह्यूमन रिसोर्स डिफिकल्ट टू मैनेज क्यों हो सकता है? लोग बीमार हो जाते हैं, काम पे नहीं आते। All right, people can fall sick. You can't do anything about it. And then उसके हिस्से का काम जो है वो फिर जाहिर है वहाँ एक स्पेस क्रिएट हो जाता है।
सैलरी बढ़ाने को कहते हैं। सैलरी में पंगे डालते हैं, ठीक है, सैलरी इश्यूज, ठीक है। और फ्रॉड भी हो जाते हैं, लोग कर देते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्रॉड हो जाते हैं, चोरी हो जाती है। करप्ट, ठीक हो गए। और गलतियां होती हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। मिस्टेक्स, वाह बिलाल आप सोच रहे हैं, गुड। बस मेरा ख्याल है, और इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। All right, just a last add up to this. Emotions. ह्यूमन को मशीन से डिफरेंशिएट जो चीज करती है वो सबसे पहली चीज इमोशंस, और दूसरी चीज एक्यूरेसी, कि डेफिनेटली मशीन्स की एक्यूरेसी ज्यादा है और ह्यूमंस मिस्टेक कर सकता है। मोर ओवर मशीन्स टायर्ड नहीं फील करती, हम थक जाते हैं, हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, राइट, लिमिटेड कैपेसिटी। अब मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, मैं 4 घंटे से ज्यादा रोजों में नहीं पढ़ा सकती, और नॉर्मल रूटीन में 6 घंटे, ठीक है, 7 घंटे, इससे ज्यादा मतलब ये मेरी कैपेसिटी है, and that is limited। मगर अगर गूगल आंटी से पूछो, यूट्यूब से पूछो, तो वो तो 24/7 अवेलेबल है कुछ भी सिखाने के लिए, यस और नो। हम अपनी रिकॉर्डिंग्स करके डाल देते हैं यूट्यूब पे, तो फिर कोई भी बच्चा कभी भी बैठ के वो देख सकता है। सो दैट अनलिमिट्स आवर कैपेसिटी, whereas as a human ourselves we work in a limited capacity। प्लस ओल्ड एज, जाहिर है ओल्ड एज भी आता है, तो फॉर एवर तो कोई इंसान सदा का जवान नहीं रह सकता, उसके अंदर वो ही कैपेसिटी नहीं हो सकती, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं लोगों के बारे में। जब हम पीपल कहते हैं, जब हम ह्यूमन कहते हैं, जब हम मैन कहते हैं, तो हमें मैन को मैनेज करने से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक बड़ा ही अहम स्किल है बिलाल, आपको पता है, और आज के जमाने में द स्किल ऑफ मैनेजिंग पीपल इज अ वेरी ऑन डिमांड स्किल, एंड मोर ओवर ये सिर्फ ऑन डिमांड नहीं, ये मतलब आप देखो ना आपके रियल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, हु आर यू डीलिंग विथ? यू आर डीलिंग विथ ह्यूमंस। आपके जो रिश्ते हैं उसमें इंसान से ही तो वास्ता पड़ रहा है। आपके जो वर्क प्लेस है वहां भी इंसान मौजूद है। एज अ कलीग अगर आप काम करना चाह रहे हैं, आपका इंसानों से वास्ता पड़ेगा। आप सड़क पे चल के जा रहे हैं, आपका इंसानों से वास्ता पड़ेगा। आप घर पे हैं, आपका घर वालों से वास्ता पड़ेगा, सब इंसान ही तो हैं। मोर ओवर अगर आप एक लीडर हैं, आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, अगेन आप लोगों के बगैर तो वो प्रोजेक्ट नहीं चला सकते ना, नीड पीपल, and to manage and lead people is a skill, and this skill is very very important। why? ये स्किल, इस स्किल के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, you know, like I will mention 3 skills कि जो मैं समझती हूँ कि ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हर इंसान को एज एन इंडिविजुअल सीखने चाहिए, और जिसने ये नहीं सीखा ना वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप है। फ्लॉप इन द सेंस कि उसको जिंदगी का मजा नहीं आया, और उसको जिंदगी का मजा नहीं आ रहा तो मतलब वो जिंदगी फुलफिल्ड नहीं जी रहा, या अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं जी रहा। जिसमें से नंबर 1 स्किल आपकी, अल्लाह भला करे, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना, ठीक है, और कब कहाँ क्या बात करनी है इस बात का सेंस होना, ये सब कम्युनिकेशन स्किल में फॉल करता है। कि कब कहाँ किससे क्या बात करनी है, इसमें इंटेलिजेंस का एक फैक्टर आ जाएगा, दैट हाउ इंटेलिजेंटली यू कम्युनिकेट, राइट। ये नंबर 1। नंबर 2, सोशल स्किल्स। अब ये सोशल स्किल्स में खुसूसी तौर पे कि लोगों से वास्ता, आप लोगों को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, और उनके साथ आप कैसे मामलात करते हैं, कैसे आप हैंडल करते हैं, दैट
दैट कम्स इनटू सोशल स्किल। इसको सोशल जीनियस भी कहते हैं, जो लोग बड़े सोशली मतलब एक्सपर्ट होते हैं इसमें, लोगों को हैंडल करने में, उनको बुद्धू बनाने में, उनको अपने इशारों पे नचाने में, उनको इन्फ्लुएंस करने में, तो उन्हें सोशल जीनियस भी कहा जाता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट, ये दोनों तभी अचीवेबल है जब ये चीज आप अचीव कर चुके हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ आपके बॉडी लेवल पे नहीं, इमोशनल लेवल पे भी, और स्पिरिचुअल लेवल पे भी, और इंटेलेक्चुअल लेवल। देयर आर 4 लेवल्स टू योर बीइंग। आपको पता है ह्यूमन को क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। ओके, ये जो बीइंग है ना, इस बीइंग यानी इस एग्जिस्टेंस की 4 लेवल्स पे बीइंग है। फिजिकल लेवल विच इज योर बॉडी, इमोशनल लेवल विच इज योर इमोशंस, इंटेलेक्चुअल लेवल विच इज योर सोचने समझने की सलाहियत, एंड स्पिरिचुअल लेवल। ये 4 लेवल्स हैं, और ये चार एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली। ये 4 एस्पेक्ट्स को का जो मजमुआ है, इसको बीइंग कहते हैं, ये सेल्फ कहते हैं। इसको इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि कहारियो कुद्दूसियो, आपको वो याद है? कहारियो कुद्दूसियो व जबरूत, ये 4 अनासर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये क्या है कहारियो, ये क्या है कुद्दूसियो, ये क्या है वफारियो, ये क्या है जबरूत? दिस इज सॉलिड, लिक्विड, इसको फ्लूइड भी कहते हैं, फायर, विंड, एंड देन फाइनली वॉइड। सॉलिड, इंसान सॉलिड से बना है, राइट? मतलब अगर हम इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें बिलाल, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड क्या है? अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें मट्टी से बनाया, सलसाल से बनाया। अब ये जो मट्टी है, ये गीली मट्टी, ये सॉलिड हो गई। फ्लूइड, हमारे अंदर 70% साइंस कह चुकी है, इट इज ऑल फ्लूइड। 70% ऑफ द ह्यूमन इज फ्लूइड। फायर, व्हाट इज फायर बिलाल? व्हाट कुड बी फायर? पता नहीं। फायर इज योर टेम्परेचर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी बॉडी को एक टेम्परेचर पे सर्वाइव करने की सेटिंग की हुई। और हमारा टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज आवर बॉडी टेम्परेचर? It is 97.8, something like that, 97.6, राइट? ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे ऊपर चला जाए 99, 100, तो क्या बोलते हैं? फीवर हो गया। और अगर इससे कम हो जाए तो क्या बोलते हैं? कि बॉडी ठंडी पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो फायर है, इसको बेसिकली कहा जाता है जान। इस जान जो हमारे अंदर है, इस जान की वजह से ये तपिश है, ये टेम्परेचर है, और हम इसी में सर्वाइव करते हैं। इससे ज्यादा हो जाए तो हमें बुखार है, हम बीमार हैं, और अगर इससे कम हो जाए तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। और अगर शूट कर जाए फीवर 106, 107 पे, तो बाज़ औक़ात डेथ भी हो जाती है, राइट? तो क्या कहते हैं कि शूट हो गया, फीवर बहुत ज्यादा शूट हो गया। नेक्स्ट, विंड। विंड हमारे अंदर कैसे है, या विंड हमारे इंग्रेडिएंट्स का हिस्सा कैसे? ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं वो होगी विंड। एग्जैक्टली बिलाल, हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, क्या हम इस हवा के बगैर जिंदा रह सकते हैं एक लम्हा भी? नहीं। So that is our ingredient, wind, oxygen. We need oxygen to live, and we release carbon dioxide. अगर हम इसको रिलीज ना करें
या अगर हमारा ये फंक्शन इनहेल एंड एक्सेल का खराब हो जाए तो क्या हो सकता है बिलाल? हमारी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, वॉइड। जब ये 4 अनासर आप समझ जाओगे ना, कहारियो, कुद्दूसियो, गफ्फारियो, जबरूत, जब ये 4 अनासर मिलता है तो बनता है मुसलमान। जब ये 4 इंग्रेडिएंट्स को आप समझ जाओगे और इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आप मैनेज करना सीख जाओगे फिजिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, तो आप इस पर उबूर हासिल कर लोगे एंड देन यू कैन touch the emotional level, and then you can go on to the intellectual level, and then you can reach the spiritual level, and the spiritual level is the void. क्योंकि हम सिर्फ ये 4 मादी चीजें नहीं है, हमारे अंदर वनफख्तु फीही मिर रूही, अल्लाह ने एक रूह ही फूकी है और वो रूह वॉइड को कहते हैं, उस वॉइड, उस स्पिरिचुअल सफर को कहते हैं। मगर अगर आपका ये मादी चीजों में आप मतलब उसको मैनेज करना नहीं सीखते या उसमें गड़बड़ है तो आपकी बॉडी बीमार है, और जब तक बॉडी बीमार है या बॉडी एक्टिव नहीं, बॉडी अलर्ट नहीं, बॉडी फ्रेश नहीं फील कर रही, तो आप कैसे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो? यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दिस विदाउट हैविंग अ हेल्दी बॉडी। यू हैव टू हैव अ हेल्दी बॉडी, और हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है कि आपकी खाने पीने की जो डाइट है वो सही हो, आपका फ्लूइड इनटेक सही हो, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए दैट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज अ मेल बॉडी रिक्वायर इन अ डे। जो आपकी नीड है, आपकी बॉडी की नीड है, उसमें कितने लीटर्स पानी पीना चाहिए बिलाल दिन में? If you Google it, you will find 3.2 liters for males and 2.7 liters for females, something like this. तो क्या हम इतना पानी पीते हैं? सवाल। ओके, सो हम नहीं पीते, हम एडिक्वेट नहीं पीते, हम सफिशिएंट पी लेते हैं। एडिक्वेट यानी कि ये जरूरत है, सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी कि बस इतना कि जिंदा रहने के, और एडिक्वेट मतलब जितना पीना चाहिए। तो हम 3.2 लीटर तो नहीं पीते, हाँ हम 5 ग्लास पी लेते होंगे, 6 ग्लास पी लेते होंगे, तो विच इज सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल हो जाती है। देन फायर, फायर में आपके, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो फायर आपके अंदर बॉडी को किस शक्ल में रिक्वायर्ड हो सकता है? एनी आइडिया बिलाल, एनी गेसेस? नो। इट्स द सन। हमारी ये कायनात, हमारी दुनिया, हमारी प्लैनेट अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम किसकी वजह से हयात है या जिंदा है? तो वो सन, सन से रोशन है, सन इज द सोर्स। हम उसी से, हमारे ये छोटे छोटे प्लैनेट्स निकले हैं बाहर और इसी में जाके खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज द सन। सन से हमें एनर्जी मिलती है, सन से हमारे पौधे, हमारी फसल, ये सब उगती है, और हम भी बहैसियत एक इंसान, धूप हमारी जरूरत है। और व्हाट इज सन? सन इज अ बॉल ऑफ फायर, तो हमारी जरूरत है, इससे हमें विटामिन डी मिलता है और मजीद बहुत सारे फायदे हैं कि आप उन ममालिक से पूछें कि जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं, उन ममालिक से पूछे जहाँ 8-8, 9-9, 10-10 महीने सर्दियों का मौसम रहता है, धूप निकलती ही नहीं, तो वो किस तरह वो अपने अंदर वो एक डिप्रेशन, लिथार्जिक होना और ये सब फील करते हैं। तो सन की एक बहुत बड़ी अहमियत है हमारी जिंदगी में। विंड की बात करें तो आपने कभी गहरी सांसें ली है भर के 3 दफा? लेट्स इनहेल एंड एक्सहेल थ्राइस राइट नाउ बिलाल। इनहेल, टेक अ डीप फुल ब्रेथ, exhale through your mouth. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी हम क्या कर रहे हैं? जब हमने डीप ब्रेथ्स लिए, we start feeling calm. हमें एक कामनेस का एहसास होता है, हमें एक स्ट्रेस रिलीज होता है हमारा, ठीक है।
ऑलरेडी यूजुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो उसूल है उसमें नंबर 1 जो टूल दिया जाता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो ये भी है कि ब्रीदिंग, कंट्रोल योर ब्रेथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। आपकी आधे से ज्यादा टेंशन आपकी ब्रीदिंग से खत्म हो जाती है। फिर कुछ लोगों को एक आदत होती है अपने पास्ट में रहने की, वो पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। बिलाल, आपको ये बात मालूम है? कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया? नहीं। आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब आप अपने चाइल्डहुड मोड में अभी भी जिंदा है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, ये चाइल्डहुड मोड जो है ये डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। और हम जब पैदा होते हैं और हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम फितरती यानी कुदरत ने, नेचर ने हमें ऐसा बनाया होता है कि हम प्रेजेंट में जीते हैं और हम भूल जाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर की फिक्रों से आजाद होते हैं। जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल तक के बच्चे को आप देखते होंगे कि वो ऐसे ही होता है। इवन 8 साल तक के बच्चे का यही मामला होता है कि वो प्रेजेंट में जीता है। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माशरे की कंडीशनिंग, उसके फैमिली की कंडीशनिंग, बातें, ये सारी चीजें उसको प्रेजेंट से निकालकर पास्ट में जिंदा रहने को मजबूर कर देती है या फिर फ्यूचर की फिक्रों में रहने के लिए जिंदा रहने में मजबूर कर देती है। तो दिस इज अ बिगेस्ट फैक्टर कि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते। मैं अभी बिलाल को पढ़ा रही हूँ, मगर हो सकता है बिलाल का दिमाग कहीं और है, उसके यहाँ पे तवज्जो ही नहीं है। पॉसिबल है ऐसा, बाज औकात क्लास में होता है कि कभी कभी आप लॉस्ट हो जाते हैं, कहीं और गुम हो जाते हैं सोचों में। तो ये क्या होता है, जब आप सोचों में गुम हो जाते हैं तो या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। फ्यूचर की फिक्रों में, फियर्स में कि पता नहीं क्या होगा, या अच्छा मैं ऐसे कर लूंगा, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है। या फिर पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, यार काश ऐसा नहीं किया होता, यार ये गलत हो गया यार। ठीक है, यही सारी सोचें चल रही होती है। सो हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं, राइट? तो इससे निकल के प्रेजेंट को एंजॉय करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है ब्रीदिंग। जब आप ब्रीथ करते हो आपको अपनी बीइंग का एहसास होता है कि मैं जिंदा हूं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप हाल में आ जाते हैं और जब आप हाल में आ जाते हैं तो आप वो कहते हैं ना कि कंप्यूटर हैंग हो जाता है बाज़ औक़ात, तो वो जो हैंग हो जाता है ना माइंड आपका, वो थोड़ा उसको रिफ्रेश करना पड़ता है और वो रिफ्रेश इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू होता है। तो जब आपको इन 4 इंग्रेडिएंट्स पर उबूर हासिल हो जाएगा तब जाकर आप वॉइड को किसी हद तक समझने लगेंगे। और जब आप वॉइड को समझने लगेंगे तो दर हकीकत आपको ये पता चलेगा कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल के कोई मायने नहीं है, वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। मैं एक रूह हूं और मैं इस बॉडीली एक्सपीरियंस से गुजर रहा हूँ। और ये जो रूह है, ये रूह क्या है? ये दरअसल ये गैब है, इनटैंजिबल है, यू कांट सी इट। एंड इसको अगर देखना है तो उसको वही ना अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मैंने खुद को देखना चाहा तो मैंने इंसान बनाया। तो अल्लाह का जिल इंसान है। अल्लाह ने खुद को शहूद में देखना चाहा तो उसने इंसान की तख्लीक कर दी। और ये वाहिद ये जिस्म, ये ऐसा मैटर है कि जिसने शो किया कि ये उस नूर के साथ कंपैटिबल है और ये एक कैरियर बना उस नूर के। बड़ी गहरी बात है और बड़ी सोचने वाली बात है कि यूं ही तो ये गाना नहीं बन गया ना कि आफरी आफरी ये उसके और जो लिरिक्स हैं उसका मफहूम ये है कि ये जिस्म एक बड़ी खूबसूरत शाकार है। ये अल्लाह का एक खूबसूरत शाकार है कि ये खूबसूरत जो जिस्म है ये इसने कैसे कैरी कर लिया उस नूरी पावर को। अल्लाह ने अपनी नूर फूकी है ना हम पे, नफख्तु फीही मिन रूही। अल्लाह ने जब आदम की तख्लीक की तो एक पुतला बनाया, किसका? मिट्टी का। और फिर उसमें जब जान डाली तो वो जान दरअसल नफख्तु फीही मिन रूही, वो अल्लाह की रूह उसने उसमें डाली। तो अल्लामा आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने अपना कुल का कुल इल्म उस जिस्म में, उस मिट्टी के पुतले में डाल दिया।
अब वो मिट्टी के पुतले का कमाल तो देखे ना कि उसने उस रूह को, उस पावर को पकड़ लिया, उसका कैरियर बन गया, उसके साथ कंपैटिबल हो गया। तो कुछ तो खास है ना उसमें। जानवर में तो रूह नहीं है, हालांकि जानवर जिंदा है। अगर उनमें रूह होती तो उनका भी हिसाब होता, मगर उनका तो हिसाब नहीं है। हाँ, उनमें जान जरूर है, उनमें फायर जरूर है, मगर वॉइड नहीं, देयर इज नो वॉइड। ठीक है। तो अब हम ये इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में हम क्यों पढ़ रहे हैं फिलहाल? हम इसलिए इसकी डेप्थ में जा रहे हैं क्योंकि हमें इंसान को समझना है। और जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी और इंसान को कैसे समझ सकते हैं? पहले हम खुद को तो समझें, पहले हम अपने इंग्रेडिएंट से तो वाकिफ हो, पहले हम अपने सोर्स को तो पहचाने, पहले हम ये जाने कि हम 4 लेवल्स पर एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। और इन चारों के कप्स को हमें फुल करना है। अगर हम इन चारों कप्स को फिल नहीं करेंगे, हम अपने चारों एस्पेक्ट्स को मैनेज नहीं करेंगे, तो हम कभी भी फुलफिलमेंट का एहसास नहीं हासिल कर सकते, हम इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं कर सकते। एंड जब तक ये नहीं होगा, फिर हम कैसे दूसरों को समझेंगे, हम कैसे अपने रिश्तों को समझेंगे, हम उन्हें कैसे इंजॉयबल, फ्रूटफुल एंड लवेबल बनाएंगे? हम उनको नहीं समझेंगे तो वर्क प्लेस तो दूर की बात है, हम जब अपने रिश्तेदारों के साथ मुखलिस नहीं है, स्पेशली अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तब तक हम बाहर जाके वर्क प्लेस में हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू वर्क हारमोनियसली विद अदर पीपल? हाँ, बाहर तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, मगर आपको पता है कितनी पॉलिटिक्स चलती है? आपको पता है कि कितनी बेसुकूनी है वहां पे? आपको पता है कि कितना कमर्शियलिज्म है? आपको पता है कि कितने कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं? आपको पता है कि कितनी लेग पुलिंग होती है पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए? तो ये सब क्या क्रिएट करती है? बेचैनी। और जब बेचैनी क्रिएट होगी, आप अपनी पीक परफॉर्मेंस या पीक पोटेंशियल को नहीं अचीव कर सकते। दैट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। सो नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ में हमने अपने इंग्रेडिएंट्स की बात कही, समझी, फिजिकल लेवल पे हमने इन इंग्रेडिएंट्स को समझा। अब हम जरा इमोशनल लेवल पर आते हैं। इमोशनल लेवल पे आपको क्या लगता है, इंसान के पास कितने तरह के इमोशंस होते हैं? How many types of emotions do we go through? गुस्से का एक एक एंग्री इमोशन होता है। एक एंगर होता है, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। एक जो है हैप्पी होता है। सैड होता है। और एक लव होता है, ठीक है। अच्छा, आप जितने ऑथर्स को पढ़ेंगे, जितने बुक्स पढ़ेंगे, जितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको जगह जगह बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। कहीं पे कहा जाता है कि 4 बेसिक इमोशंस हैं, कहीं पे कहा जाता है 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं। ठीक है। अब बात ये है कि मैं इमोशंस, तो हर इंसान इन इमोशन से गुजरता है, और आप भी अपने एक दिन में इन 27 इमोशंस का रोलर कोस्टर होता है कि कभी इंसान का मूड अच्छा होता है, कभी टायर्ड होता है, कभी गुस्से में होता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड होता है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी कुछ भी नहीं है, कभी जस्ट फीलिंग सिली, कभी डर है, फियर, ठीक है, कभी गम है, कभी मलामत है, कभी रिग्रेट है। तो ये बहुत तरह की फीलिंग्स, इतनी सारी फीलिंग्स होती हैं। मगर अगर मैं इनको डिवाइड करूं, तो सिर्फ 2 ही कैटेगरीज बनती हैं। एक प्लेजर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वो फीलिंग्स है जो हम फील करना चाहते हैं बार बार। प्लेजर नहीं, सॉरी, प्लेजेंट, प्लेजेंट। एंड एक दूसरी है अनप्लेजेंट।
ये वो फीलिंग्स हैं जो हम फील नहीं करना चाहते। ओके, हम ये वो फीलिंग्स हैं जो हम फील नहीं करना चाहते। जस्ट अ मिनट। All right, so there are basically two categories, pleasant and unpleasant. Unpleasant जो कि undesirable है, यानी जो इंसान नहीं चाहता फील करना, उसको अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है तो वो अच्छा लगता है, बार बार गुस्सा है, आपका दिल चाहता है कि गुस्सा है, आपको डर लगता है तो आपको दिल चाहता है कि आपको डर लगे, आप उदास होते हो तो आपका दिल चाहता है कि आप उदास हो, नहीं ना। इंसान हमेशा प्लेजेंट फीलिंग्स की तरफ भागता है और इसको अवॉइड करना चाहता है, मगर अब इसको समझ नहीं आती कि इसको अवॉइड करें कैसे। नाउ दैट इज वेयर कम्स इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल क्या बोला जाता है कि भाई हमें आईक्यू वाले लोग कम चाहिए, हमें ईक्यू वाले लोग ज्यादा चाहिए जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। क्यों? क्योंकि आईक्यू वाला सारा काम तो मशीन कर लेती है बखूबी, कंप्यूटर्स कर लेते हैं। अब हमें ऐसे बंदे चाहिए जो इमोशनली कॉम्पिटेंट हो। ऐसा ना हो कि किसी को डायरेक्टर बनाया और उसने गुस्से में आग बगोला होकर एम्प्लॉइज को निकाल दिया, थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना लाजमी जरूरी है। फिजिकली आपने अपने ऊपर ये इस पे एक्सपर्टीज हासिल करनी है। इसमें एक्सपर्टीज से मुराद ये है कि यू नो योर बॉडी। अब हर एक की बॉडी को, फॉर एग्जांपल फिजिकल की बात करें, खाने पीने की बात करें, तो अंडा हर किसी को सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को अंडे से एलर्जी है। तो अगर आप अपनी बॉडी को जानते हैं कि उसको अंडे से एलर्जी है तो आप अवॉइड करें ना, नहीं खाएं। क्यों खा रहे? लेकिन आप जानबूझ के अपनी बॉडी पे जुल्म कर रहे हैं, मैं तो फिर भी खाऊंगा, मुझे बड़ा पसंद है, फिर एलर्जी लेके बैठे हैं, फिर रो रहे हैं, फिर दवाइयाँ, फिर डॉक्टर के पास। तो ये तो बेवकूफाना हरकत है ना। तो नोइंग योर बॉडी, नोइंग योर फिजिकल नीड्स इज योर फर्स्ट स्टेप। knowing your emotional needs is your second step, and this is very important. आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे तो आप दूसरों को लीड क्या खाक करेंगे? आपकी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाब है कि भाई मैं कहीं बड़ी पोस्ट पर जाऊं, मैं कहीं का बॉस बनूं, लीडर बनूं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे आके शेयर करते हैं कि मैम मुझे कंपनी में टॉप की पोस्ट पे जाना है, सीईओ बनना है। मैंने कहा अच्छा बेटा, जरा आना, तो अभी तुम्हें एक गाली देती हूँ, तुम यूं आग बबूला होके भागो, ठीक है। तो अब ये क्या है, आप बड़े बड़े पोस्ट पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपके टारगेट्स हाई हैं, मगर आप खुद के ऊपर काम नहीं करते, खुद को केपेबल नहीं बनाते उस पोस्ट के लिए। जब तक आप खुद को केपेबल नहीं बनाएंगे उस पोस्ट के लिए, कोई कोई आपको वो पोस्ट नहीं देगा, भले जितनी डिग्रीज करके बैठ जाओ, आपको वो पोस्ट मिल ही नहीं सकती। और अगर गलती से या रेफरेंस के जरिए वो पोस्ट गलती से मिल भी जाए तो आप उसे सस्टेन नहीं कर सकते। आपको विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, एक हफ्ता, एक साल आप वहां से निकाले जाओगे, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। नंबर 1, आपने फिजिकली अपने आप को मैनेज नहीं किया। नंबर 2, इमोशनली आपने अपने आप को मैनेज नहीं किया। तो हाउ कैन यू स्टे एट दैट बिगेस्ट पोजीशन? यू कांट। अल्लाह सुब्हान तआला खुद कुरान में कहते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। मैं किसी नफ्स पे उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। क्या मतलब है इस बात का? बड़ी गहरी बात है और बल्कि एक लॉ है बकायदा से। क्या कह रहे हैं? ला युकल्लिफुल्लाहु, नहीं डालता अल्लाह बोझ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, किसी भी नफ्स पे, किसी भी इंसान पे, इल्ला वुस्अहा, एक्सेप्ट कि वो जो बर्दाश्त कर सके, एक्सेप्ट वो जो उसकी वुसअत हो, जितनी उसकी कैपेसिटी हो। तो जब अल्लाह ये मामला कर रहे हैं तो क्या इंसान ये मामला नहीं करता? आई एम हियर, आई एम रनिंग अ टीम, एंड मुझे पता है मेरे एक एक टीम मेंबर की क्या खुसूसियत है या क्या क्वालिटीज है, कौन कितना बर्डन ले सकता है, कौन कितना प्रेशर वाला काम कर सकता है। तो मुझे उस हिसाब से मुझे पता है कि मुझे किसको कितना प्रेशर देना है, किसको कौन सा काम देना है। तो इंसान तो अपने इस तरह से कर रहा है अपनी दुनिया के मामलात में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कायनात रब है वो भी यही मामला रख रहा है। तो डोंट यू थिंक कि अगर आपको ज्यादा ज्यादा प्रेशर चाहिए,
या ज्यादा काम चाहिए या इम्पोर्टेंट पोस्ट चाहिए या बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, तो आपको अपनी कैपेसिटी पे काम करना होगा, आपको अपनी कैपेसिटी का लेवल अप करना होगा। That's the key. That's the key. You have to work on yourself. So emotionally किस तरह इंटेलिजेंट हुआ जाए? सबसे पहले गेट द अवेयरनेस अबाउट द इमोशंस, कि आपके अंदर ये इमोशंस हैं, हर इंसान में होते हैं। कोई कहता है ना, नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता, झूठ कहते। क्यों नहीं आता भाई? तुम इंसान नहीं हो? इंसान जहां भी हो, जिस मुल्क का भी हो, जिस कम्युनिटी को भी बिलोंग करता हो, जिस बैकग्राउंड से भी हो, वो इंसान है और इंसान की यही इंग्रेडिएंट्स हैं, फुल स्टॉप। A human being is a human being, like a goat is a goat, no matter of which place, no matter of which country, no matter of which species. It's a goat. It will eat vegetable. It has a certain features जो हर गोट में वही वैसे ही होते हैं। आपको आप देखते साथ पहचान जाओगे वो गोट है। आप वो गोट को कभी भी शीप नहीं बोलोगे, आप गोट को कभी भी रैम नहीं बोलोगे, आप गोट को कभी भी बफेलो नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? चाहे वो कहीं की भी गोट हो, क्योंकि गोट गोट है। गोट अपने से अलग, गोट से अलग नहीं दिख सकती कुछ। वैसे ही इंसान इंसान है, इंसान कुछ अलग नहीं दिख सकता। इंसान के अंदर वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वही चाहते हैं, वही सोचे हैं, और वही ये कुल है। अगर किसी इंसान को जानना है तो ये उसके चार एस्पेक्ट्स हैं। फिजिकल भी है, उसका इमोशनल भी है, उसका इंटेलेक्चुअल भी है, उसका स्पिरिचुअल भी है। अब एक दूसरे से हम मुख्तलिफ कैसे हैं? तो हम इससे हैं कि हम अपने इन चारों एस्पेक्ट्स को मैनेज किस तरह करते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम इसके ऊपर शऊरी लेवल से कॉन्शियसली इन चारों एलिमेंट्स को हम मैनेज किस तरह करते हैं। तो इमोशंस की सबसे पहले आपको अवेयरनेस की, हाँ ये इमोशंस हैं मेरे अंदर, ठीक है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, उनके सहाबा उनसे पूछते थे कि या रसूलल्लाह क्या शैतान आपके साथ भी है? वो क्या कहते थे? अगर आपको ये हदीस पता हो तो वो कहते थे कि हाँ मेरे साथ भी एक शैतान है, मगर मैंने उसको मुसलमान कर दिया। कैसे? कुरान के जरिए। तो अब यहाँ पे की पता चल गया कि हर इंसान पे, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, इंसान है, उसके साथ एक नफ्स जुड़ा हुआ है और उसके पास शैतान भी मौजूद है। मगर उसको डिफीट करने का, कॉन्कर करने का, ओवरकम करने का, मैनेज करने का, अपने हाथों में लगाम लेने का तरीका भी बता दिया गया। इट इज थ्रू इल्म। एंड व्हाट इज इल्म? इल्म इज कुरान। अल्लमल कुरान, राइट? अर्रहमान अल्लमल कुरान। दैट इज द की, बिकॉज ये पीक ऑफ इल्म है, हाइट ऑफ इल्म है। इससे ज्यादा इल्म वाली किताब कहीं मौजूद नहीं ना हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन बुक है। इट्स फ्रॉम द डिवाइन, इट्स फ्रॉम द डाइटी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अलीम है उनके तरफ से आई हुई है ये किताब। उन्होंने इसको भेजा है, नज़ूल किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब अलीम की तरफ से ये इल्म आया है तो इस इल्म से बेहतर क्या कोई इल्म हो सकता है? नहीं। तो लिहाजा इस इल्म के जरिए शैतान को ज़ेर किया गया। एंड व्हाट इज शैतान? शैतान आपकी वो तमाम अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल फीलिंग्स, अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल सोचें, अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल एक्शंस, unpleasant undesirable anything which is unpleasant and undesirable about you, that is the action of the shaitan. Simple as it is, simple. ओके जी। इमोशनल के बाद फिर हमारे कहाँ सफर जाता है? इंटेलेक्चुअल। एंड अगेन इंटेलेक्चुअल लेवल भी आप कैसे अचीव कर सकते हैं? कुरान के जरिए। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल अब देखिए स्पिरिचुअल जो है ना एक बहुत ही चैलेंजिंग। व्हाई चैलेंजिंग? क्योंकि ये जितना आसान है ना उतना ही मुश्किल है इसको अमल में लाना। इस स्पिरिचुअल का मतलब है सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं, बल्कि जो आपने इल्म हासिल किया, कुरान में जो हिदायत गिवन है उसको अप्लाई करना अपनी अमली जिंदगी में। दैट इज व्हाट मेक्स यू स्पिरिचुअल, एंड विच इज वेरी इजी बट येट so difficult to understand for most of the people and so difficult to implement for even more number of people. Why? कि अल्लाह खुद कह रहा है ना कि तुमको तो अकल है नहीं,
और बहुत थोड़े से लोग होंगे जो ईमान लाएंगे, बहुत थोड़े से लोग होंगे जो इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, कलीलुम मोमिनीन होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये चारों को पढ़ने का मकसद क्या था? ये चार इन चीजों को इस डेप्थ में जाने का मकसद ये था कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग कौन है, हु एम आई, हु एम आई। एंड देन इस लेवल से हमें फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि जब हम खुद को समझने लगेंगे तो हम दर हकीकत अपने से जुड़े हर ताल्लुक को बेहतर समझ सकेंगे। अब इकबाल इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इंसान का ताल्लुक इंसान के साथ यानी अपने आसपास के इंसान के साथ, इंसान का ताल्लुक अपने खालिक के साथ, इंसान का ताल्लुक कायनात के साथ, और इंसान का ताल्लुक अपने खुद के साथ। ये 4 लेवल्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं कि ये ताल्लुक 4 लेवल्स पे हैं हर इंसान के। क्या है बिलाल? इंसान का ताल्लुक खुद अपने साथ, इंसान का ताल्लुक दूसरे इंसानों के साथ, इंसान का ताल्लुक कायनात के साथ, और इंसान का ताल्लुक अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ। इन 4 लेवल्स पे हमारी तमाम रिलेशनशिप्स हैं। और जब हम अपने साथ, हमारी पहली रिलेशनशिप तो अपने साथ है ना, हम 24 घंटे अपने साथ रहते हैं, अपने साथ बातें करते हैं। जब हम खुद को ही नहीं समझेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल पे यानी कि दूसरों को नहीं समझ सकेंगे, अपने रिश्तों को, अपने प्यारों को, अपनी माँ को, अपनी बहन भाइयों को, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल अपने कलीग्स को, फिर उसके बाद अपनी टीम को, फिर उसके बाद अगर आप हुक्मरान हैं, कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अपनी आवाम को। थर्ड, इंसान का ताल्लुक कायनात के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, जहां आप रहते हैं, इस प्लेनेट अर्थ के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, पहाड़ों के साथ, नेचर के साथ। एंड चौथा, अपने खालिक के साथ, विच इज द वॉइड। तो हर चीज में देखें ना, ये 4 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड, फायर, विंड एंड वॉइड। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो आपको कितनी बातें समझ आई और कितनी नहीं आई। Coming back to the course. See, this is very interesting. Basically, leadership skills कहते हैं ना, leadership skills develop करो। 2 डायलॉग्स हैं। एक स्टेटमेंट कहता है कि leaders are born, और एक स्टेटमेंट कहता है कि leaders are made। आप कौन से स्टेटमेंट के साथ ज्यादा अग्री करते हैं? Leaders are born और leaders are made? सेकंड, लीडर्स आर मेड। ठीक है जी। बाजों का लीडर्स आर बॉर्न, यस, बट लीडर्स कैन बी मेड एज वेल। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू मे डिसएग्री। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस, लीडर एंड अ डिक्टेटर? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज 3? लीडर जो है वो लीड करता है, और कोई प्रॉब्लम हो तो खुद मैनेज करता है। बॉस जो है यानी कि आपको डांट देता है गलती के ऊपर। सही। डिक्टेटर? डिक्टेटर पता नहीं। एक बहुत ही मशहूर डिक्टेटर है हिटलर, नाम सुना है? तो क्या फर्क है डिक्टेटर में और लीडर में? अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें, एक लीडर थे जिनका नाम था, और एक डिक्टेटर था जिसका नाम था हिटलर। क्या फर्क है? तो दोनों में फर्क, जो हिटलर था वो बुरा इंसान था, लोगों को मरवाया था शायद उसने। ऑलराइट, एक बहुत बारीक सा फर्क होता है लीडर में और डिक्टेटर में। लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब लोग अक्सर पहचान नहीं पाते कि लीडर कौन है और डिक्टेटर कौन। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं घर में, 3-4 बच्चे होते हैं, तो बड़े बुजुर्ग मतलब उनकी हरकतों से देखकर बता रहे होते हैं ये बड़े होके इसने तो लीडर बनना है, या ये इस बच्चे ने बड़े होके जो है ना इसने कुछ करना है। ठीक है ना? तो
अक्सर मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा एनालिसिस ये है कि अक्सर जो बड़े होते हैं ना वो थोड़ा सा गलत जज कर जाते हैं। लीडर बचपन में ना ज्यादातर, मैंने ये इट्स माय स्टडी कि जो लीडर्स होते हैं ना वो बचपन में उनका बचपन बड़ा खामोश होता है, बड़े शाय से होते हैं, बहुत आउटस्पोकन नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत आउटस्पोकन होते हैं मगर जरूरी नहीं कि वो लीडर्स बने बड़े होते हैं। मगर यूजुअली स्टडी से ये बात तय है कि 70% लीडर्स वो थे जो बचपन बड़ा उनका फिक्र में गुजरा, शाइनेस में गुजरा। वो बहुत आउटस्पोकन नहीं थे मगर वो बहुत समझदार हुआ करते थे, सोचते थे, हर बात को सोचना समझना, उसके पीछे का रीजन, उस पर फिक्र करना, उस पर गौर और फिक्र करना। तो ये लीडर की एक पहचान होती है कि वो गौर और फिक्र बचपन से कर रहा होता है और उसमें बहुत समझदारी होती है। वो बचपन से कुछ समझदारी वाली बातें कर रहा होता है या जिम्मेदारी वाली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो जिम्मेदार बच्चा होता है, वो बहुत केयरिंग बच्चा होता है, वो केयर करता है दूसरों की। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, कुछ खुसूसियात कह लें जो एक लीडर के बचपन से आप देख सकते हैं। डिक्टेटर कौन होता है? डिक्टेटर के भी बचपन से बहुत सारी बातें पता चल रही होती हैं। ये बहुत बॉसी होता है, ये सिर्फ सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है तो मुझे यहाँ जाना है। तो हाँ, ये एक क्वालिटी होती है लीडर की कि वो स्टबन होता है, वो मतलब जो चीज ठान लेता है वो ठान लेता है। मगर ये जो है ना बॉसी और सेल्फिश डिजायर्स के लिए, ये चीज है जो डिफरेंशिएट करती है। लीडर कभी भी अपने लिए नहीं डटेगा, कभी भी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा। हाँ, वो लोगों के हक के लिए जरूर खड़ा हो जाएगा, वो लोगों के हक के लिए ऐसा निडर हो जाएगा कि आपकी सोच है कि ये शायद बच्चा ये आज स्टैंड ले रहा है इसके लिए, मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। तो ये एक बेसिक फीचर है। तो डिक्टेटर्स जो होते हैं, हाँ लीडर्स तो वो भी एक तरह से लीड ही कर रहे हैं ना, हिटलर ने लीड ही किया ना अपनी कौम को, मगर किसकी बेस पे? जोर आजमाई की बेस पे, नॉट बाय इंस्पायरिंग बट बाय फोर्स, plus to fulfill some of the selfish desires which is not in the benefit of the entire humanity, ह्यूमैनिटी के हक में बेहतर थी। whereas leaders, आप जिन्ना को देख लें, इसने अपने लिए कौन सा पाकिस्तान बनाया? ये तो पाकिस्तान बनाते हुए इनको तो 2-3 दिन नसीब नहीं हुआ नए पाकिस्तान में रहना, जिंदा रहना। तो इन्होंने अपने लिए थोड़ी किया। he had a vision, he saw his people suffering and he knew that this suffering would create more suffering if not addressed right now, and therefore he took a stand, and it was not a selfish desire. Okay, and ऐसे लीडर्स के बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं चाहूंगी कि आप किसी 2 लीडर पे रिसर्च करें, थोड़ा स्टडी करें, उनकी कहानी पढ़ें, जैसे कि एक नेल्सन मंडेला हो गए, जिन्ना हो गए, कोई भी लीडर ले लें जो आपको इंस्पायर करता है और उनकी थोड़ी लाइफ स्टोरी पढ़ें। You will get a better understanding about leadership. ये चैप्टर क्या पढ़ाएगा आपको भाई लीडरशिप के बारे में क्या पढ़ाएगा ये चैप्टर? भाई लीडरशिप क्या क्या लिखा स्टेटमेंट में? लीडर्स आर मेड। ये चैप्टर्स नहीं बनाते लीडर्स, उस्ताद बनाते हैं लीडर्स। लीडर्स बना सकते हैं। ये चैप्टर की क्या औकात है? ये चैप्टर बनाएगा आपको लीडर। और ये चैप्टर तो सिर्फ एग्जाम के हद तक है, लिटरली बिलाल एग्जाम के हद तक है, मगर इन रियल लाइफ जब आप स्टेप इन करते हो, यू आर अ लीडर ऑफ योर हाउस। पहले आप माशाल्लाह से एक मेल है, आपको आगे चल के अपना घर संभालना है, आप घर के सरबराह हो, यू विल बी अ लीडर, रब्बुद्दार। फिर आप अगर ACCA कंप्लीट कर लेते हैं, मे बी यू डिसाइड टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, यू विल बी अ लीडर ओवर देयर। मे बी यू डिसाइड कि नहीं मैं अकाउंटेंट, मैं जॉब करना चाह रहा हूँ बिग फर्म में, मे बी यू विल हैव अ बिग प्रोजेक्ट अंडर यू, बट व्हेन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह नहीं डालता उस जान पे बोझ जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो इंसान का भी वही मामला है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी से नवाजे, अपनी कैपेसिटी को हाई करो, अपनी कैपेबिलिटी को हाई करो। वो देगा, वो क्यों नहीं देगा?
जब इंसान दे देता है कि वो कहते हैं ना कि जो अच्छा बच्चा होता है क्लास का उसको मॉनिटर बनाया जाता है, तो ये अच्छा बच्चा कौन होता है? जो जिम्मेदार होता है, जो मैम की बात समझ रहा होता है, जो ओबीडियंट होता है, उसी को तो मॉनिटर बनाया जाता है, उसी को तो प्रीफेक्टशिप दी जाती है। तो कैपेबिलिटी जो शो करेगा उसको उस हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या नॉटी बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है क्लास में फिलहाल? कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी नॉटी बच्चे को जो बहुत ही शरारतें करता हो या जो बहुत ही ज्यादा मिस की बात ना सुनता हो उसको मॉनिटर बनाया गया, उसे कोई जिम्मेदारी दी जाए? नहीं। Same goes here. So leaders are made, it's a skill. If you develop that skill, if you enhance your capability, your capacity, your competency, why not? You will be given the job, you will be given the task, you will be given a bigger mission and a vision to carry out that. But for that, what you need to understand first yourself. And then the next step, you will understand your people around you, how they work, what is their psyche. कैसे वो आपकी मम्मा को कौन सी बात अच्छी लगती है, आपकी मम्मा को कौन सी बात बुरी लगती है। अगर मम्मा आपको डांटने लग जाए, ठीक है, तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो। ये छोटी छोटी अभी आपके जो छोटे छोटे घर के वाकयात हैं, इससे आप बड़े बड़े लेवल्स पे वो बड़े बड़े वाकयात, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब आप सीखोगे कहाँ से? घर से। नेगोशिएशन स्किल्स, वो कहते हैं ना बड़े प्रोजेक्ट्स में नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए कि भाई मैं अपनी शर्तों में सारी बात मनवाऊं। कैसे आएगी? कैसे आएगी? पहले सेल्फ मैनेजमेंट, फिर कम्युनिकेशन स्किल, फिर उसके बाद जो आपने घर में सोशल स्किल्स से सीखा, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, बात को किस तरह करना है, किस तरह घुमाना है, किस तरह किस वक्त कौन सी बात कैसे करनी चाहिए डिलीवर, ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी इन योर अपकमिंग रियल लाइफ, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ। So never mistake the concept of leader and a dictator. डिक्टेटर और लीडर दोनों बजाहिर क्या कर रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पब्लिक से एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक को उकसा रहे हैं कि ये करो, मगर ये किस जोर पे कर रहे हैं? फोर्स की जोर पे। ये किस जोर पे कर रहे हैं? ये इंस्पायर करके कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए मोहब्बत दिल में जगा के कर रहे हैं, और ये नफरत जगा। तो दोनों जो सोर्सेज है ना वो डिफरेंट है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पुशिंग अहेड, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज डिफरेंट। यहाँ पे लव है और यहाँ पे हेट्रेड, एंड दैट्स व्हाट द थिंग्स डिफरेंट। दैट्स व्हाट मेक्स लीडर्स लीडर्स एंड हिटलर हिटलर्स, डिक्टेटर डिक्टेटर्स। अब देखो, जाना तो दोनों का ही नाम, आज दोनों का नाम जिंदा है, हिटलर का भी नाम जिंदा है, जिन्ना का भी नाम जिंदा है, मगर गुड बुक्स में कौन सा नाम है एंड बैड बुक्स में कौन सा नाम है, आपको ये बात मालूम, राइट। सो लीडरशिप, जो एक लीडर ऑलरेडी होता है वो लीड करना सिखाता है। लीडरशिप की मिसाल कुछ यूं है कि एक ट्रेन का इंजन देखा है बिलाल? ट्रेन देखा है। देखा है ना? ट्रेन में कभी सफर किया है? किया है। तो ट्रेन का जो इंजन है ना, जो उसकी क्वालिटीज है वही एक लीडर की क्वालिटीज है। और जो जितने पीछे उसके डब्बे हैं ना, वो तो सिर्फ डब्बे, टीम है, उनमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ। यानी सारा ड्राइविंग फोर्स जो है वो इस इंजन से, द ड्राइविंग फोर्स, द थिंग विच इज taking the entire team ahead towards the manzil, towards the destination, it is the engine. What are the characteristics of an engine? Engine खुद आग आग फायर खाता है, बर्दाश्त करता है फायर की तपिश। वहां पे क्या होता है? फायर होती है, उसमें कोल डाला जा रहा होता है, ईंधन डाला जा रहा होता है, फ्यूल डाला जा रहा होता है, जिससे वो इंजन काम कर रहा होता है। तो वो खुद जलता है, वो खुद आगे आगे होता है और पूरी टीम को अपनी प्रोटेक्शन में पीछे लेकर चल रहा होता है। वो आखिरी डब्बे को भी पीछे नहीं छोड़ता। वो आखिरी डब्बे यानी टीम के सबसे स्लोएस्ट मेंबर, टीम के सबसे डिफेक्टेड या बहुत कमजोर मेंबर को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आखिरी डब्बे को छोड़ दूं, जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं वो चले जल्दी चले, नहीं। तो दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। प्लस वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा कर दम लेता है, उससे पहले हार नहीं मानता। पाकिस्तान बना तब जिन्ना ने दम,
तब जना लेगा। दैट्स द क्वालिटी। अच्छा, लीड करने में जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लव आंसर है, और लव क्या है? लोग किससे मोहब्बत करते हैं? लोग उससे मोहब्बत करते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। अब अभी करंट डे की एग्जाम्पल है इमरान खान। लोग क्यों इतना मोहब्बत कर रहे हैं इमरान खान से? क्योंकि वो यही शो कर रहा है कि वो सेल्फिश नहीं है। ही इज शोइंग दैट नंबर वन, he is showing that he is doing everything for the people of Pakistan. He is showing that he is loyal towards the people of Pakistan. He is showing that he has proved it कि वो चाहता तो बीइंग अ क्रिकेटर वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारता। उसको क्या मत मारी गई थी कि वो आके पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में एंटर हो और यहाँ पे खुद भी गंदा हो और खुआर हो, आराम से जिंदगी गुजारता, ऐश करता। उनसे कौन से कीड़े ने काटा था? तो लीडर हमेशा ये शो करता है कि वो सेल्फलेस काम कर रहा है, वो अपनी जाती मफाद उसमें शामिल नहीं है किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से, चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल, चाहे कुछ भी। नो, नॉट एट ऑल। शोइंग लव फॉर द पीपल, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग लव बैक टू यू। लीडर बनना आसान है, खेल तमाशा नहीं। कर सकते हो ऐसा, अपने से आगे सोचना, अपने से बढ़ के किसी और के लिए सोचना जो तुम्हारा रिश्तेदार भी ना हो, जो तुम्हारा खूनी रिश्ता भी ना हो। पाकिस्तान के लोग कौन है? इमरान खान के कौन है? कोई ब्लड रिलेशन है? कुछ भी नहीं। क्यों कर रहा है वो इतना सब कुछ हमारे? क्या जरूरत है उसको? और लोगों का क्या है? हम लोग तो सारे सेल्फिश हैं यहाँ बैठे हुए। आज हमें पता चल जाएगी भाई जलसे में कुछ हो जाएगा तो कोई तो निकलेगा भी नहीं घर से, कोई मुंह भी नहीं उठाएगा, कोई बोलेगा भी नहीं। हम सब सेल्फिश हैं, हम सब सेल्फिश हैं। लीडर सेल्फिश नहीं होता। लीडर बनना आसान नहीं है। लीडर का मतलब है यू आर रेडी टू टेक इन दैट फायर, यू आर रेडी टू टेक इन ऑल द पेन, you are ready to love the pain, you are ready to work hard for your people, you are ready to do that. अपनों के लिए तो बहुत लोग कर देते हैं, जैसे कि आप निकलोगे घर से कमाने के लिए, किसके लिए? अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली की मोहब्बत में, अपने बच्चों की मोहब्बत में, अपनी बीवी की मोहब्बत में, अपनी माँ की मोहब्बत में। किसी और के लिए निकलोगे कमाने? सवाल ही नहीं होता। तो ये जो लीडर्स है ना, हाँ ये कुछ बॉर्न बाय बर्थ भी लीडर्स ही होते हैं, अल्लाह इन्हें चुनता है। लेकिन हाँ लीडर्स बनाए भी जा सकते हैं, बड़े बड़े उस्ताद, लीडरशिप जो खुद अपने एरिया ऑफ वर्क में लीडर्स रह चुके हैं, वो ये लीडरशिप की जो एक आग है ये जला देते हैं दूसरे के दिल। तो लीडर्स कैन बी मेड एज वेल। ओके जी, चैप्टर को जरा देखते हैं। बहुत लेक्चर हो गया। अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलाल क्या फर्क है इन तीनों में? अकाउंटेबिलिटी तो यानी कि दूसरों को जवाब देना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम में जो रिस्पॉन्सिबल होना होगा, और अथॉरिटी यानी कि किसी चीज की अथॉरिटी दे दी काम करने की कि काम करना है तो काम करवाएगा उस हिसाब से। एग्जैक्टली, ही हैज द पावर। ठीक है जी, हम इसको नहीं देख रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। डेलीगेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेलीगेशन? यानी कि वो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई शख्स जो है दूसरे की बेसिस पे अथॉरिटी ले ले, काम करवा ले। हाँ, प्रॉब्लम नहीं होती, डेलीगेट किया जाता है। लाइक इफ आई एम लीडिंग अ प्रोजेक्ट, अब उस प्रोजेक्ट की पूरी अथॉरिटी मेरे पास है। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास 2 मेंबर्स जो बिल्कुल तैयार हैं, हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी मैं उनको दे दूंगी कि भाई तुम कर सकते हो, तुम करो, ठीक है, आगे बढ़ो, आई गिव यू गो अहेड, मुझे अपडेट करते रहना, करो। और एक को मैंने दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दी। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डेलीगेटिंग माय पावर्स टू सम ऑफ माय टीम मेंबर्स। आई एम डेलीगेटिंग माय पावर्स, मैंने कुछ अथॉरिटी दे दी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एसीसीए लंदन, ठीक है, हेड ऑफिस है, उसने कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है एसीसीए पाकिस्तान को कि तुम लोग अपने मामला को निपटाओ। इंडिया को
ऑस्ट्रेलिया को, मतलब हर कंट्री के अपने अपने कुछ मामला हैं जो जिसकी कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है ICCA लंदन में, भाई ये छोटे मोटे मामला आप लोग खुद देख लिया, हमें बस अपडेट कर दिया, दैट इज डेलीगेशन। ठीक है, इवन जैसे अब आप यहाँ पे देखते हो फेडरल गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है, अब वो अपनी कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करती है लोकल अथॉरिटीज को, प्रोविंशियल अथॉरिटीज को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी ऊपर से नीचे काम जो है डिवाइड होता चला जाता है। अथॉरिटी एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस, पावर सेंटर्स। अच्छा, ये चैप्टर जो है बेसिकली हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं इस पर, और हम थ्रू आउट द F1 सिलेबस पे हम बहुत सारी चीजों पे बात कर चुके हैं, तो हम जो यहाँ पे जो नई चीज होगी उस पर बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हेनरी फयोल के 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, तो वो 5 फंक्शंस कौन से हैं जरा देखते हैं। नंबर 1 प्लानिंग। हेनरी फयोल ने 5 फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट की 5 फंक्शंस कह लो या 5 इंग्रेडिएंट्स कह लो या 5 स्टेप्स कह लो। So that is number 1 planning, number 2 organizing, number 3 commanding, number 4 coordinating and number 5 controlling। ठीक है, हमें प्लानिंग के बारे में पता है, यू नीड टू प्लान आउट कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, कहाँ किसको जरूरत है, कितने डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, कैसे ऑर्गेनाइज करें। कमांड कमांडिंग ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में सिर्फ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो नहीं है ना, फिर आगे अपने टीम्स को कमांड भी तो करना है ना, बताना भी तो है ना कि ये काम करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। कोऑर्डिनेटिंग, जाहिर है जब काम हो रहा है तो बीच में चैलेंजेस भी आएंगे, तो वेल कोऑर्डिनेटेड रहना, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखना। एंड देन कंट्रोलिंग, इस बात पे नजर रखना, मॉनिटर करते रहना कि भाई हम सही रास्ते पर, जो रास्ता हमने इसको बताया क्या ये उस पर चल रहा है या नहीं चल रहा, दैट इज कंट्रोल। मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ऑफ कोर्स जब आप टीम को लोगों के साथ काम करते हो उन्हें मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, उनके साथ कम्युनिकेशन, बातचीत करने की भी जरूरत होती है, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की भी जरूरत होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। FW टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये जो है ना, तमाम ये राइटर्स हैं और ये राइटर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज या अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं मैनेजमेंट के हवाले से कि इनके मुताबिक ये है मैनेजमेंट, इनके मुताबिक ये है मैनेजमेंट, इनके मुताबिक ये है मैनेजमेंट। तो FW टेलर क्या बताते हैं कि इट्स अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके पीछे साइंस, कैसे साइंस है भाई, ये भी वही सारी बात करते हैं, प्लान, मेजर, कंट्रोल, वर्क, कोऑपरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक है, यानी कि अगर इसको इस तरह करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, तो देयर इज नो वे दैट योर मैनेजमेंट कैन गो रॉन्ग। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में हो। ऑलराइट, फिर उसके बाद कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स जो बता रहे हैं, वो क्या है टेक्निक्स, अगर आप यहाँ पे देखें, Scientific management techniques include the following key elements: work study technique, यानी मिल के एज अ टीम काम करना, वर्क के ऊपर स्टडी भी करके टेक्निक्स को फिर उसको अप्लाई करना। प्लानिंग एंड डूइंग वर सेपरेटेड। प्लानिंग एंड डूइंग यानी प्लान कोई और करता है, काम कोई और करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्लान करे वही उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे, तब वो उसको पता चलेगा कि अच्छा, जब हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने पर जब आते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती है, रियलिटी डिफरेंट होती है। हमने बड़ा सोचा हम एक दिन में 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, जब हम पढ़ने बैठे हुए हुए एक चैप्टर ही इतना लंबा, 5 चैप्टर्स कहाँ से करेंगे। तो वही रियलिटी और प्लानिंग डिफरेंट होती है। तो अगर सेम लोग ही प्लानिंग और काम भी कर रहे हैं तो दैट इज बेटर, इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो बेहतर नौयत को समझ के फिर नेक्स्ट टाइम बहुत रियलिस्टिक प्लानिंग करें। The jobs for micro design workers are paid incentives। micro design किया जाए jobs को, मतलब क्या, जब कोई आप बड़ा काम बोलते हो ना, मैंने बोला बिलाल को, बिलाल तुमने पूरी बुक जो है ना तैयार करके 1 हफ्ते में पेपर दे, तो अब तुम बोलोगे अरे मैं पूरी बुक, पूरा सिलेबस कैसे करूंगा 1 हफ्ते में, तुम वहीं पे ठप हो जाओ। लेकिन मैं बोलूंगी बिलाल नहीं, तुम्हें सिर्फ 6 चैप्टर्स करने, फर्स्ट टेस्ट में सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, सेकंड टेस्ट में फिर 6 आएंगे, तो अब तुम्हें मिनी मिनी जॉब्स दे, फिर उससे भी मिनी डेली बेसिस पे कि भाई रोज का तुम्हें बस 1 चैप्टर करना है, आज तुमने ये पढ़ा, घर जाके ये करो, रिविजन डेट करो, 1 घंटे में तुम्हारा निपट जाएगा, खत्म बात, ज्यादा तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। अब मैंने तुमको ये बोला मिनी 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 में मिनी माइक्रो डिजाइन कर दो, मिनी जॉब्स कर दो, मिनी टास्क कर दो, तो वो आसान लगेंगे, बेबी स्टेप्स कर दो तो वो आसान लगेंगे।
ठीक है जी, so that's what they are saying. Then एल्टन मायो, भाई ये एल्टन मायो साहब भी, इन्होंने भी कुछ ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में कहा है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कहा है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो लिहाजा ह्यूमंस के साथ काम करने के लिए आपको ह्यूमंस को समझना जरूरी है, तब जाके आप इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसमें से एक नियो ह्यूमन रिलेशंस नाम की थ्योरी उसने बनाई, जिसमें उसने कहा कि लेटर राइटर्स फोकस्ड ऑन अ वाइडर वैरायटी ऑफ वर्कर्स हाई ऑर्डर नीड्स इंक्लूडिंग नीड फॉर चैलेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट इन द जॉब। उसने कहा कि भैया लोग मोटिवेट किससे होते हैं कि जब आप उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हो ना, तो लोग मोटिवेट होते हैं। यानी वो कह रहा है कि शरारती बच्चा जो है ना क्लास का, उसको थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दो, उसकी शरारतें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो शरारतें क्यों कर रहे हैं? अटेंशन डेफिसिट, वो अटेंशन डेफिसिट हुआ हुआ है, इसलिए वो शरारतें कर रहे हैं। तो तुम थोड़ी उसको तवज्जो दो, उसको बड़ा बना दो, उसको कोई जिम्मेदारी वाला काम लगा दो, देखो कैसे ठीक हो जाए। तो ये उसने बताया कि लोगों को भी जब आप एज अ टीम काम कर रहे होते हो, आप उनको थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़ी जिम्मेदारी दो, कुछ उनको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर उनके ऊपर काम करो, ट्रेनिंग सेशंस करवाओ, उनके चैलेंजेस को देखो, उनको कोई चैलेंज दो कि अच्छा तुमने पिछली दफा 100 यूनिट्स बनाए थे, अब तुम 150 बनाओ तो तुम्हारी हम बोनस देंगे, या तुम्हें हम हाई रेट में पेमेंट करें, जो भी। तो साइकी के साथ खेलो और फिर उन्हें मोटिवेटेड रखो और सेटिस्फाइड। So that's what they are saying. Play, learn the psyche of the humans and play with it. मॉडर्न राइटर्स ऑन मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि सब कि जो है ना, दिस इज अ मोर फ्लेक्सिबल व्यू ऑफ व्हाट मैनेजर्स डू। ठीक है, फ्लेक्सिबल वे ऑफ व्हाट मैनेजर्स डू, यानी कि इसके पीछे एक पूरी स्टडी है कि भाई जो मैनेजर्स, एक एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, वो 4 साल 5 साल से मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि भैया काम मुझे कैसे निकलवाने हैं किस बंदे से, वो सुपरवाइज किस तरह करना है, प्रोजेक्ट मैनेज किस तरह करना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या कहती है, मैनेजर्स टास्क क्या होता है। तो बेसिकली वही सारी बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको बस टेक्निकल टर्म्स दे दिए गए हैं, दैट्स इट। पीटर ड्रकर, द मैनेजमेंट प्रोसेस, वो भी कुछ कहता है। भाई पीटर ड्रकर साहब क्या कहते हैं कि मैनेजिंग अ बिजनेस, मैनेजिंग मैनेजर्स, मैनेजिंग वर्कर्स एंड वर्क, वो यही सारी बातें अलग अंदाज से कहते हैं। तो अब पता ये चला 100 बात की एक बात कि बहुत सारे राइटर्स हैं, सबका कहने का जो मेन मुद्दा है वो एक ही है, वो सब एक ही बात कह रहे हैं मगर अपने अपने अंदाज से। दैट्स इट, और कोई खास फर्क है नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मिंड्सबर्ग का मैनेजर्स, मिंड्सबर्ग क्या कहते हैं भाई? मिंड्सबर्ग कहता है कि भाई एक इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल यानी कि आपके और मेरे ताल्लुकात, एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक। इंफॉर्मेशनल, भाई सारा डेटा कलेक्ट करना। डिसिशनल, डिसीजन की अथॉरिटी किसके पास है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मिंड्सबर्ग बोलता है कि भाई ये कैटेगरीज हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। तो उसमें वो ये सारे नाम हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके रोल्स क्या हैं, ये सिर्फ लर्निंग की चीजें हैं कुछ। ऑल राइट, एक मिनट।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। मैनेजमेंट में और सुपरविजन में क्या फर्क है, तो जरा डेफिनेशन पढ़िए। जी बिलाल, कैन यू हियर मी? यस, मैनेजमेंट और सुपरविजन में क्या फर्क है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए। supervision is the interference between the operational for non-managerial worker and management. क्या कह रहे हैं? Supervision is the interface between the operational core and management. होता है ये यानी वो डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है वो ये हो रही है कि मैनेजर है और उसके अंडर फर्ज करो पूरी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अब 3 सेक्शंस है, तो हर सेक्शन पे एक सुपरवाइजर बिठा दो। सुपरवाइजर हर सुपरवाइजर के अंडर 10-10 लोग हैं, 10-10 लोगों की टीम है, एंड इन सब के ऊपर एक मैनेजर। ठीक है जी, तो ये बता रहे हैं, इट इज द इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेशनल कोड, ये ऑपरेशनल कोड है, नॉन मैनेजरियल वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और इसके बीच का जो भी लेवल है उसको सुपरवाइजर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बिलाल, मैं चाह रही हूँ कि फीचर्स आप खुद से पढ़ें, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है, आपको मालूम है, कॉमन सेंस की बातें हैं, कुछ बातें आपको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, बार बार उसको रिपीट करके क्लास बोरिंग नहीं करते। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप हम अच्छे से तफसीलन सब समझ चुके हैं कि लीडरशिप स्किल्स में इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरपर्सनल डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये तमाम स्किल्स की बात की है, जिसके ऊपर हम खासा बात कर चुके हैं। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की कुछ थ्योरीज हैं, स्कूल्स ऑफ लीडरशिप थ्योरी, यानी कुछ लोगों ने, कुछ बड़े बड़े राइटर्स ने कुछ थ्योरीज अपने सामने पेश की हैं, जिसमें से ट्रेड थ्योरी है, जिसमें कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन एनालाइजिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंसेस ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स, यानी जो सक्सेसफुल लीडर्स पास्ट में रह चुके हैं उनको स्टडी करके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करके उन्होंने कुछ बातें पता लगाई हैं, जो जिसे हम ट्रेड थ्योरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बिलाल? ट्रेड थ्योरीज। Then style theories. Based on the view that leadership is an interpersonal process whereby different leader behaviors influence people in different ways, more or less effective patterns of behavior or styles can therefore be adopted. कुछ स्टाइल्स हैं, हर लीडर का अपना स्टाइल है, जिन्ना का अपना स्टाइल है, इमरान खान का अपना स्टाइल है, ठीक है, और जो भी जिस भी फील्ड का लीडर है उस हर एक लीडर का अपना एक स्टाइल होता है, एक अंदाज होता है। तो स्टाइल थ्योरीज, ये तमाम लीडर्स की स्टाइल्स को पढ़ते देखते स्टडी करने के बाद कुछ इन्होंने अंदाजे लगाए कि हाँ ये 4-5 बेसिक स्टाइल्स होते हैं, इसी में लीडरशिप का कोई मतलब, जो भी लीडर बनता है उसके ये 5 स्टाइल्स में से कोई एक स्टाइल वो अडॉप्ट। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, कॉन्टिजेंसी थ्योरीज क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ लीडिंग, कोई एक तरीका नहीं है, ये कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है भाई। लीडरशिप कोई लीडर एक एक्टर तो नहीं होता ना कि वो एक्टिंग करे लीडर बनने, वो फील करता है उस पेन को, उस दर्द को, कौम के दर्द को, कौम पे जुल्म हो रहा है उसके दर्द को फील करके ही लीडर सामने आ जाता है, जिसको हम पैगंबर भी कहते हैं, कि उसने फील किया कि भाई ये लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, हकीकी खुदा से दूर, और अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं। भाई पत्थरों को पूछ के हिमाकत ही तो है ना, और क्या है?
तो अपनी ही बनाई हुई चीजों को पूछना, उनके सामने सजदा होना, तो ये बड़ा ही उनको तकलीफ देता था ये अमल। फिर उन्होंने मुआशरे में देखा कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में बड़ा ही फर्क, हैव एंड हैव नॉट्स। क्या मतलब इस बात का कि वो लोग कि जिनके पास बहुत कुछ है और वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, और जो लोग जिनके पास है वो किसी से शेयर भी नहीं करते, अमीर अमीर होता जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इस फर्क को देखकर तकलीफ होती थी लीडर्स को, जिसकी वजह से they chose to become the leader, to stand for the people, okay, to take the pain। तो ये अंदर से आता है, कि ऊपर से लीडर नहीं बन सकता, ये अंदर से वो जब तक फील नहीं आएगी तब तक वो क्यों कोई भी स्टेप ले, ठीक है। सो नाउ कॉन्टिजेंसी थ्योरीज में ये बताया जा रहा है नो वन बेस्ट वे, हर एक का अपना स्टाइल है, अपनी पर्सनालिटी है, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने सर्कमस्टांसेस। लीडरशिप स्किल्स एंड स्टाइल्स के ऊपर ये थोड़ा सा डिटेल में बात हुई है। लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, वो सारे स्टेटमेंट्स जो हमने किए, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। अच्छा, ये एक हमारे पास एक और मॉडल आ रहा है which is known as the Ashridge Management College Model। क्या है ये Ashridge Management College Model? भाई ये बताता है कि भाई रिसर्चर्स लेबल्ड देयर स्टाइल्स एज टेल, सेल, कंसल्ट, जॉइन। लीडरशिप के कुछ स्टाइल बताए गए कि वो लीडर जो सिर्फ बोलता है ऐसे करो, ये करो, वो करो, बेसिकली इसको डिक्टेटर कहा जाता है, इसको ऑटोक्रेटिक भी कहा जाता है। सेल्स परसुएसिव, यानी कि हम लीडर आता है, अपना मुद्दा रखता है, लोगों को परसुएट करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही, लोगों को अपनी बात पर रजामंद करता है और फिर लीड करता है। कंसल्ट्स जो अपनी टीम से पूछता है, पूछ कर लीड करता है, पूछ कर यानी कि सबसे मुशावरत करके, सबसे इनपुट लेके फिर वो मतलब उस हिसाब से डिसीजन। जॉइंट्स डेमोक्रेटिक, यानी कि वोट ले लेना, ठीक है। तो इस तरह ये सब स्टाइल्स है लीडरशिप के। कौन बताते हैं? एशरिज बताते हैं। Alright, then there is a Blake and Morton's managerial grid. बेसिकली सब बड़े बड़े अपने फिलोसफर्स अपने अपनी फिलोसफी झाड़ के चले गए, हमारे लिए अजाब छोड़ गए कि हमें पढ़ के एग्जाम देना, ठीक है जी। ब्लेक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड क्या कह रहे हैं कि भाई वो ग्रिड बनाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे कंसर्न फॉर द पीपल एंड यहाँ है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो बात बेसिकली हो रही है लीडरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी। हम जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं वो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, रियल लाइफ की बात कर रहे थे। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर। तो वहां पे अब क्या हो रहा है, मैनेजर लीड कर रहे हैं, सुपरवाइजर अपनी छोटी सी टीम को लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर अपनी पूरी कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो हर कोई अपने अपने लेवल पे लीड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो दो मुद्दे हैं, वो दो मुद्दे ये है कि या तो आप लोगों की बेहतरी के लिए सोच रहे होगे एज अ लीडर कि भाई वो बीमार हो गया, चलो उसको रिलैक्सेशन, कोई बात 2 दिन छुट्टी कर। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन के लिए सोच रहे हो तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, कोई छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से आओ, पैराडॉल की गोली खाओ और आओ काम करो। सो यहाँ पे आप क्लैश आ जाते हैं बीइंग अ लीडर, क्योंकि लीडर तो लोगों के बारे में सोचता है। तो अगर आप अच्छे लीडर हो तो आपको लोगों के बारे में सोचना है, और अगर आप अच्छे लीडर नहीं हो, यानी सिर्फ आप अपनी जॉब कर रहे हो या आपको प्रोडक्शन की फिक्र है, तो फिर आप सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचोगे, लोग जाए भाड़ में। तो इसका बैलेंस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है कॉर्पोरेट फील्ड में। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट ऊपर से तो डंडा आ रहा है कि भाई प्रोडक्शन चाहिए, टारगेट्स मीट करो, और अगर मैनेजर नरम दिल का आदमी है और वो लोगों के बारे में सोचता है तो फिर उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाना। तो इन दोनों का बैलेंस करना ये बड़ा मुश्किल काम है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप प्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे और सिर्फ आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो अगर आप बहुत कम सोच रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में और लोगों के बारे में भी कम सोच रहे हैं, तो मतलब आपकी अप्रोच क्या है? इम्पॉवरिश्ड। और अगर आप प्रोडक्शन के बारे में कम सोच रहे हैं मगर लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आपकी अप्रोच क्या है? कंट्री क्लब। अगर आप प्रोडक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मगर लोगों के बारे में बहुत कम सोच रहे हैं, तो मतलब आपकी अप्रोच क्या है? टास्क। अगर आप लोगों के बारे में भी ज्यादा सोच रहे हैं और प्रोडक्शन के बारे में भी ज्यादा सोच रहे हैं, तो आपकी अप्रोच क्या है? टीम।
और अगर आप किसी दरमियाने रिश्ते को अपना रहे हैं तो दैट इज द मिडिल वे। सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये जरूर आपने पढ़ लेना है, वन लाइनर डेफिनेशंस काइंड ऑफ है, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स में अक्सर आ जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी लिमिटेशंस ऑफ स्टाइल अप्रोचेस। लिमिटेशंस देखो, हर चीज के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, तो हर स्टाइल ऑफ लीडरशिप का कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयां होंगी। इट्स अ पैकेज। हर इंसान में भी कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। इट्स अ पैकेज। कोई इंसान पूरा प्लस नहीं हो सकता, कोई इंसान पूरा माइनस नहीं हो सकता। हाँ, परसेंटेज वो अपनी इंक्रीज कर सकते हैं कि ठीक है मैं 90% अच्छा हूँ, 10% मेरे अंदर बुराई है। मगर वो बोले कि नहीं मेरे अंदर 0% बुराई है, ये मुमकिन है। ठीक है, बुराई तो है, बिकॉज नेगेटिव के बगैर आपका ये पैकेज कंप्लीट होता नहीं। मगर हाँ, आप इस नेगेटिव को बिल्कुल मिनिमम पे लेकर जा सकते हो, बिल्कुल मिनिमम पे। जैसे रसूल अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने शैतान को मुसलमान कर दिया। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, ये मुमकिन है, क्योंकि जब उन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, हमारी एफर्ट के ऊपर। All right, contingency approaches to leadership। दो contingency approaches हैं, एक फीडलर की, एक जॉन एडेर की। फीडलर की अप्रोच है साइकोलॉजिकली क्लोज, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट स्टाइल। जॉन एडर की है एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल बेस्ड ऑन सिचुएशंस और फंक्शंस। अब फीडलर की साइकोलॉजिकली क्लोज और साइकोलॉजिकली डिस्टेंट स्टाइल क्या कहती है बिलाल? एनी आइडिया? कैन यू हियर मी बिलाल? ओके, फीडलर की साइकोलॉजिकली क्लोज जो थ्योरी है वो हमें ये कहती है कि आपका जो बॉस है, ठीक है, और आपके एम्प्लॉयज, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, नॉट फिजिकल बट साइकोलॉजिकल, कि ये एम्प्लॉयज आपके अपने अपने बॉस के साथ कितने खुश हैं या कितना कनेक्टेड फील करते हैं। दैट इज व्हाट इट इज मेंट बाय साइकोलॉजिकली क्लोज और साइकोलॉजिकली डिस्टेंट। इसी तरह अगर ये टीचर है क्लास का और ये इसके स्टूडेंट्स हैं, तो फिर टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है साइकोलॉजिकली? क्या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं अपने टीचर से, या वो फ्रेंडली हैं और वो उसके साथ अच्छे से सारे अपने क्वेश्चंस वगैरह शेयर करते हैं? जॉन एडर्स एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल। जॉन एडर कहता है एक्शन सेंटर्ड यानी कि भाई एक्शन करो, भाई सोच विचार नहीं करो, प्लान नहीं करो, बस कूद पड़ो मैदान जंग में और टेक एक्शन। तो जॉन एडर भाई ये कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े हम। यहाँ तक बात समझ आई है बिलाल? आई कांट हियर यू। समझ आएगी। ओके जी, अच्छा। अब ये नए साहब आ गए यहाँ पे, बेनिस। बेनिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। भाई ये दो चीजें कहते हैं, मैनेजर एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन्स बाय फोकसिंग ऑन सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स एंड द शॉर्ट टर्म। लीडर इनोवेट्स, फोकसेस ऑन पीपल, इंस्पायर्स ट्रस्ट, होल्ड्स अ लॉन्ग टर्म। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैनेजर क्या करते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, मेंटेन करते हैं, सिस्टम और कंट्रोल पे चेक करते हैं। लीडर क्या करते हैं, लीडर इनोवेट करता है, लोगों पे फोकस करता है, इंस्पायर करता है, उनका ट्रस्ट जीतता है और लॉन्ग टर्म को सामने रखते हुए एक्शंस लेता है। फिर उसके बाद एक डेफिनेशन है जो उन्होंने कही, इन्होंने बेनिस ने, कि मैनेजर वो होता है हु डज थिंग्स राइट और लीडर वो होता है हु डज द राइट थिंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा है? हु डज थिंग्स राइट यानी ये काम को दुरुस्त करता है और ये दुरुस्त काम करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग, मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट, मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, ये तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं। ये सब हम फिलहाल डिस्कस कर चुके हैं इनिशियली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बाय द वर्ड्स इटसेल्फ कि इसका क्या मतलब है। ओके, चलिए बाकी की डिटेल है, तफसील है, इसको आपने खुद से गो थ्रू कर लेना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई बात जो ना समझ आई हो, मैं आस्क। नहीं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज खासा लंबा लेक्चर दे दिया आपको। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।